वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2025 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म फायर की स्टोरी। दोस्तों, साउथ में ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्टोरी रियल लाइफ क्राइम स्टोरी पर बेस्ड है। नागरकोइल केस में काशी नाम के आदमी ने 120 लड़कियों को चीट किया और फिर उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल भी किया। उसके लैपटॉप में 400 से ज्यादा एडल्ट वीडियोस थे और 1200 विक्टिम लड़कियों की गंदी पिक्चर्स भी। इस फिल्म में काशी नाम का कैरेक्टर है जो कि रियल नागरकोइल केस से मेल खाता है दोस्तों। मगर हाँ, मूवी में काफी सारे चेंजेस किए गए और हाँ, डायरेक्टर ने यह भी क्लेम नहीं किया है कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना बहुत जरूरी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में काशी नाम का 27 साल का लड़का अपनी महबूबा के बाहों में होता है। दोनों की फुल ऑन रोमांस चल रही होती है। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद काशी रूम से निकलकर बाहर लेक के पास जाता है। तभी पीछे से कोई नकाबपोश आदमी आकर काशी के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है और फिर वो उसे अपनी गाड़ी में डालकर अपने साथ लेकर जाता है। फिर 2 दिनों के बाद दोस्तों, काशी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले काशी के बारे में थोड़ी पूछताछ करते हैं उसके पेरेंट्स से, जिससे उन्हें पता चलता है कि काशी एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर था। उसकी खुद की क्लिनिक भी थी और वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। काशी के पेरेंट्स के अनुसार उसकी किसी के साथ कोई बैर नहीं थी। तब पुलिस थोड़ा छानबीन करती है दोस्तों और रामेश्वरम से मीना नाम की लेडी को पूछताछ के लिए बुला लेती है। मीना की कोई तमन्ना थी जो पूरी होने के बाद वो रामेश्वरम में भगवान का शुक्र अदा करने के लिए आई थी। इंस्पेक्टर सर्वम मीना से कहता है कि देखो, हम इतनी दूर से रामेश्वरम आए हैं, इसका मतलब यह है कि हमें सारा सच पता चल चुका है, इसलिए प्लीज झूठ मत बोलना। तब मीना बताती है कि सर, मेरा पति शराबी है, वो तो कुछ काम धंधा करता नहीं। मैं जो कमा कर लाती हूँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वो उसे भी मुझसे मार पीट कर छीन लेता है कभी कभी। तो एक दिन इसी तरह पैसों को लेकर मेरे पति से मेरी लड़ाई हो रही थी और उसने मुझे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मेरे शोल्डर में काफी पेन रहने लग गया। इसीलिए एक दिन मैं काशी के क्लिनिक में गई। तो दोस्तों, अब हम काशी को अपने क्लिनिक में मीना का चेकअप करते हुए देखते हैं। मतलब ऐसा हुआ था उस दिन। तभी एक फीमेल स्टाफ आकर बताती है कि इन मैडम की बच्ची ने कॉइन निगल लिया है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर तो मीना बेचैन हो जाती है और तब काशी बच्ची को उल्टा करके उसकी पीठ ठोकता है, जिसकी वजह से कॉइन बाहर निकल जाता है। काशी उससे पूछता भी बच्ची से कि बेटा कैसा फील हो रहा है, मगर वो कुछ बोल ही नहीं पाती। और तब मीना कहती है कि मेरी बेटी बचपन से नहीं बोल पाती। ऐसा कोई डॉक्टर या मंदिर नहीं जहाँ मैं अपनी बेटी के लिए ना गई हूँ, मगर ये ठीक ही नहीं हो पाई। अब ये जानकर काशी अपने एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर ही है उसे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता है। फिर वो मीना को बताता है, देखो मेरा फ्रेंड स्पेशल बच्चों का ही डॉक्टर है और वो आपकी बच्ची को ठीक कर देगा। वैसे आप कहाँ पर रहती है, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तो मीना क्लिनिक के काफी पास ही में रहा करती थी दोस्तों, और काशी उसको गाड़ी से घर छोड़ देता है क्योंकि बच्ची पैदल चलकर नहीं जा सकती थी। अब एक रात की बात है, मीना के घर पे केशव धमक जाता है, जिससे मीना ने पैसे उधार लिए थे। पर वो अकेला नहीं आया था, बल्कि अपने साथ एक औरत को लेकर आया होता है सोने के लिए। वो कहने लगता है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देती तब तक तुम्हारे इस घर को मैं अपना घर समझकर यहाँ रहूंगा। फिर वो शराब की बोतल खोलता है और मीना के किचन में जाकर खाने की चीजें खाते हुए शराब पीता है और साथ ही वो अपने साथ जो औरत को लेकर आया था सोने के लिए उसे रूम में चलने के लिए कह देता है। मीना उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती भी है कि रूम में मेरे दोनों बच्चियां सो रही है, मैं आपके पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगी, प्लीज इस वक्त चले जाइए यहाँ से। पर केशव है कि मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहने लगता है कि पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन करता आ रहा हूँ कि तुम मेरे पैसे लौटा दोगी, मगर अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। चलो अपनी बच्चों को रूम से बाहर निकालो, वरना मैं उनके सामने शुरू हो जाऊंगा, निकालो। तब मीना भी जल्दी से अपनी दोनों बच्चियों को नींद से उठाकर कमरे से बाहर लाती है और फिर वो दोनों रूम के अंदर घुस जाते हैं इंटीमेट होने के लिए। कुछ देर के बाद केशव रूम से बाहर आता है और कहता है कि इस औरत ने भी तुम्हारी तरह ही मुझसे पैसे उधार लिए थे। पैसे तो इसको अभी भी देने होंगे, मगर उसका इंटरेस्ट वो इस तरह पे कर रही है, देखा तुमने। और अगर तुम चाहो तो तुम भी इसी तरह पे कर सकती हो। सुनो, कल 4 बजे आऊंगा, इसीलिए मेरे पैसे तैयार रखना या खुद को बनठना कर रखना। अगले दिन की बात है दोस्तों, केशव तो अपने पैसे वसूलने के लिए घर पर आ जाता है, मगर मीना के पास तो पैसे होते नहीं केशव को देने के लिए। तो केशव उसके बच्चों को घर से बाहर निकालकर मीना को रूम के अंदर लेकर जाता है, उसके साथ वही जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहीं उसके बच्चे बाहर से रो रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर मीना की गली में काफी भीड़ भी लग जाती है। सभी को मीना के लिए बहुत बुरा लगता है, मगर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। तभी नसीब से दोस्तों उस रास्ते से काशी गुजर रहा होता है। वो मीना की गली में इतनी भीड़ देखकर वहीं रुक जाता है और लोगों से पूछने पर उसको सारी बातें पता चल जाती है। तब काशी उसे बचाने के लिए घर के अंदर जाना तो चाहता है दोस्तों, मगर केशव के गुंडे काशी का रास्ता रोक लेते हैं। वो हाथापाई पे उतर आते हैं। तब काशी भी उनके साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद वो घर का दरवाजा तोड़कर केशव को बाहर निकालता है और जब केशव देखता है कि इस लड़के ने मेरे आदमियों पे हाथ उठाया तो केशव खून का प्यासा हो जाता है। फिर एक तरफ केशव और उसके लोग होते हैं, दूसरी तरफ काशी अकेला, मगर फिर भी वो उन पर भारी पड़ जाता है। आखिर में तो काशी केशव को पत्थर से कुचल कुचल कर मारने वाला
वाला होता है, मगर मीना बीच में आ जाती है और कहती है नहीं डॉक्टर, ये मेरा मसला है, आप इसमें बीच में मत पड़िए, इससे आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे, मैं किसी तरह इनको चुका दूंगी। और तब गुस्से में काशी कहता है कि कितने पैसे बाकी है बताओ, मैं देता हूँ इसको। मीना तो मना करती है, मगर तभी केशव कहता है कि 2.5 लाख। तो काशी कहता है कि मुझसे ले लेना, मगर दोबारा मीना और उसके परिवार को परेशान करने की सोचना भी मत। इसके बाद दोस्तों मीना की आंखें भर आती, वो कहने लगती है कि आजकल के जमाने में तो अपने खून के रिश्ते भी मदद करने को नहीं आते, और डॉक्टर आप पराया होकर भी मेरी इतनी मदद कर पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन आपने मेरी बच्ची की जान बचाई और आज मेरी इज्जत। काशी उसे परेशान होने से मना करता है और फिर अगले दिन मीना और उसकी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, और फिर कुछ वक्त के इलाज के बाद मीना की बेटी की हालत पहले से बेहतर हो जाती है। अब दोस्तों प्रेजेंट में मीना इंस्पेक्टर को बताती है कि सर, काशी सर तो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्हें सबकी मदद करना बहुत पसंद था, इसके अलावा उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं था। पर इस स्टोरी को जानने के बाद इंस्पेक्टर को ये तो पता चल जाता है कि केशव के आदमियों को काशी ने पीटा था, तो हो सकता है कि काशी को गायब करने में केशव का ही हाथ हो। पर ताज्जुब की बात यह है कि केशव भी तो मिसिंग है। तो अब इंस्पेक्टर को ये समझ नहीं आता कि केशव मिसिंग है या फिर वो अंडरग्राउंड हो गया है। इसके बाद पुलिस जाकर काशी के दोस्तों से मिलती है। पूछताछ करने पे पुलिस को पता चलता है कि पहले काशी के क्लिनिक में दुर्गा नाम की एक रिसेप्शनिस्ट रहा करती थी। काशी और उसका कुछ सीन चालू था। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनका क्या मैटर था। तो बेसिकली दुर्गा बहुत ही भोली भाली और संस्कारी लड़की थी, जिसने अपने रिसेप्शनिस्ट की जॉब के पहले दिन क्लिनिक पे इतनी पूजा पाठ की कि पूरा क्लिनिक धुआं धुआं हो गया। और जब काशी अपने क्लिनिक में एंटर करता है तो कहता है मैं अपने क्लिनिक में आया हूँ या फिर किसी मंदिर में। इसके बाद दुर्गा बताती है दरअसल सर आज मेरे काम का पहला दिन है ना, इसलिए मैंने थोड़ी पूजा की है। काशी कहता है कि अरे कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दुर्गा पूरी ईमानदारी से अपना काम शुरू करती है। काउंटर पे ही सारे पैसे वैसे पेशेंट पे करते थे, जिसे दुर्गा कलेक्ट करके काशी को देने जाती है। तो वो भी बिना काउंट के ही रख लेता है क्योंकि उसे दुर्गा पर भरोसा होता है। दुर्गा भी कहती है कि सर आपको बिना गिने नहीं रखने चाहिए पैसे। तो काशी कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती है। दुर्गा हमेशा अपने घर से टिफिन पैक करके लेकर आती है। एक बार काशी भी उसको चेक करता है, मतलब टेस्ट करता है, तो दुर्गा की कुकिंग की काफी तारीफ करता है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया। अब एक रात की बात है, तेज बारिश हो रही होती है। दुर्गा बस स्टॉप पे बस का वेट करती है घर जाने के लिए। जब ये चीज काशी देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो दुर्गा को लिफ्ट ऑफर करता है अपनी कार में, जिससे पहले तो दुर्गा इनकार कर देती है, मगर काशी के जिद करने पर वो उसके साथ बैठकर घर जाने लग जाती है। पर घर जाने से पहले काशी कार को एक बड़े से रेस्टोरेंट पर रोकता है क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। वहाँ वो ढेर सारे महंगे महंगे खाने के डिशेस ऑर्डर करता है, जिसे खाने से दुर्गा हिचकिचा भी रही होती है क्योंकि थोड़ा अजीब तो लगता ही है पहली बार। वो थोड़ा सा खा लेती है, काफी सारा खाना बच जाता है, तो उसे वहीं छोड़कर काशी जाने वाला था, मगर दुर्गा कहती है मैं इनको पार्सल करवा देती हूँ, घर पर मेरे दादाजी रहते हैं, उन्हें खिला दूंगी, खाना वेस्ट करके क्या फायदा वैसे। तो काशी को दुर्गा की ये किफायती सोच बहुत ही बढ़िया अच्छी लगती है। कुछ दिनों के बाद दुर्गा का बर्थडे आता है तो काशी उसको सोने की रिंग गिफ्ट करता है, जिससे दुर्गा हैरान हो जाती है। वो कहती है पर मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। काशी कहता है इतने प्यारे इंसान का बर्थडे मैं आखिर कैसे भूल सकता हूँ। और फिर वो दुर्गा की काफी तारीफ पे तारीफ करता है और अपने हाथों से उसे रिंग पहनाकर उसके हाथ पे किस भी कर लेता है। दुर्गा तो शर्मा जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। दोस्तों अभी तक पुलिस को काशी के लव अफेयर के बारे में पता नहीं था, ये तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। इसीलिए इंस्पेक्टर काशी के पेरेंट्स से जाकर पूछता है कि आपके लड़के की तो शादी की उम्र हो चुकी थी, फिर अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई आपने। तो काशी के पेरेंट्स बताते हैं कि हमने तो कई बार काशी से कहा भी, मगर उसका कहना था कि वो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब इंस्पेक्टर कहता है कि अगर शादी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप में क्यों था, जिसपे उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो काशी ने कभी किसी लड़की के बारे में कुछ बताया ही नहीं, अगर वो किसी से प्यार करता तो हमें जरूर बताता। तभी इंस्पेक्टर सर्वम को मिनिस्टर तिरुपति का कॉल आता है। वो इंस्पेक्टर को खूब झाड़ते भी है और कहते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, अभी तक काशी के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। अब इंस्पेक्टर को दाल में कुछ काला लगता है कि एक मामूली से फिजियोथेरेपिस्ट की दोस्ती आखिर मिनिस्टर से कैसे, आखिर मिनिस्टर इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। इसीलिए इंस्पेक्टर अपने टीम मेंबर से काशी के घर की तलाशी लेने को कहता है ताकि उन्हें काशी की लाइफ को समझने में आसानी हो जाए। उन्हें घर पे ऐसा वैसा तो कुछ नहीं मिलता दोस्तों, मगर हाँ उन्हें काशी के रूम से कई सारे फोन्स और लैपटॉप्स मिलते हैं, जिन्हें इंस्पेक्टर साइबर टीम वालों को भेजने को कह देता है ताकि इसमें से क्या क्या चीजें डिलीटेड है वो सब भी दोबारा से रिस्टोर किए जा सके। इसके बाद पुलिस वालों को काशी के फोन की आखिरी लोकेशन से पता चल जाता है कि काशी लास्ट टाइम लेक हाउस पर गया था, जिसके बाद से ही उसका फोन ऑफ हो गया। इसलिए पुलिस वाले उस लेक हाउस पे जाते हैं और वहाँ के वॉचमैन से पूछताछ करते हैं। तो वो बूढ़ा वॉचमैन बताता है ये हाउस तो अर्जुन सर का है,
जब पुलिस वाले उन्हें काशी की फोटो दिखाते हैं तो वॉचमैन कहता है ये तो काशी है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये हमारे अर्जुन सर के फ्रेंड है, लास्ट वीक ही तो यहाँ पर आए थे। पुलिस वाले पूछते हैं क्या उसके साथ कोई और भी था? तो वॉचमैन कहता है नहीं, वो तो अकेले आए थे, वो अक्सर यहाँ पर आए करते हैं ड्रिंक वगैरह करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए, पर उस दिन वो सुबह मेरे जागने से पहले यहाँ से जा चुके थे। तब रीता नाम की ऑफिसर इंस्पेक्टर से कहती है मैंने तो इस एरिया को थोड़ा चेक भी किया था सर, ये एरिया अभी अंडर डेवलपमेंट में है, इधर कहीं भी सीसीटीवी नहीं है जिससे कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस स्टेशन में काशी के लैपटॉप्स का सारा डेटा रिस्टोर हो जाता है, मगर उसमें तो सिर्फ फिल्म्स होते हैं, इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि इस केस को आगे बढ़ाने में मदद मिल पाए। इसके बाद पुलिस काशी के सोशल मीडिया को खंगालते हैं और कुछ ऐसे लोगों की डिटेल्स निकालते हैं जो उसके सोशल मीडिया पे भी फ्रेंड्स हैं और साथ ही उसके क्लिनिक में भी आया करते हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर सर्वम और ऑफिसर रीता जाते हैं दोस्तों प्रिया नाम की लेडी के घर। रीता को लगता है कि ये लोग पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए होंगे, तो वो इन्हें घर पे बैठाकर बताने लग जाती है कि दरअसल मेरे हस्बैंड तो दुबई में जॉब करते हैं, वो अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं जिसकी वजह से मुझे ठीक से टाइम नहीं दे पाते। वहीं रिश्तेदार तो मुझ पे बच्चे का दबाव दिए जा रहे हैं, इसीलिए मैं पासपोर्ट बनाकर उनके पास जाने की सोच रही हूँ। तब पुलिस वाले क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ पर देखिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए, बल्कि काशी से रिलेटेड पूछताछ करने आए हैं। तो प्रिया बताती है अच्छा काशी, उसे तो मैं फर्स्ट टाइम जिम में मिली थी। अब हम आगे देखते हैं कि जब प्रिया जिम में अपना वर्कआउट कर रही होती है तो अचानक उसके कंधे और हाथ में दर्द हो जाता है। तब जिम ट्रेनर पास ही में वर्कआउट कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट काशी को हेल्प के लिए बुलाता है और काशी के हाथों में तो मैजिक है दोस्तों, तुरंत ही प्रिया का पेन छू मंतर हो जाता है। पर साथ ही वो अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है आपको कुछ और सेशन लेने होंगे ताकि आपके मसल्स प्रॉपर तरीके से सही हो जाए। जिसके बाद प्रिया सेशन लेने के लिए भी जाती है। तो प्रिया प्रेजेंट में ऑफिसर को बताती है काशी बहुत ही अच्छा इंसान था, उसके साथ तुरंत ही मेरी वाइफ मैच हो गई थी, उसके गायब होने से मैं भी परेशान हूँ, वैसे प्लीज आप थोड़ा पता कीजिए। इंस्पेक्टर कहते हैं कि हम तो कुछ पता करके ही आए हैं आपके पास। जिस दिन काशी मिसिंग हुआ उसी दिन आपके हस्बैंड सुकुमार दुबई से इंडिया आए थे, पर वो आपसे मिले भी नहीं चले गए, ऐसा क्यों? मगर इससे पहले कि प्रिया कुछ बता पाती पुलिस स्टेशन से रीता को कॉल आ जाता है कि कोई आदमी आया है जो ये कह रहा है कि उसने ही काशी का खून किया। ये जानने के बाद तो इंस्पेक्टर सर्वम और रीता दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, पर जब वो किलर को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किलर कोई और नहीं बल्कि लेक हाउस का वही वॉचमैन है दोस्तों फिलहाल। और एक तरफ वो वॉचमैन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया होता है, दूसरी तरफ काशी के पेरेंट्स भी पुलिस स्टेशन आए होते हैं ये बताने के लिए कि हमारे बेटे ने एक अननोन नंबर से फोन करके कहा कि न्यूज में मैंने देखा कि आप लोगों ने मेरी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है, पर मेरा तो बस फोन चोरी हो गया था, मैं किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया हुआ था और यहाँ मेरा फोन चोरी हो गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन से वो केस वापस ले लीजिए। ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई दोस्तों। इसके बाद हम काशी को अपने एक फ्रेंड की शादी में देखते हैं, जहाँ पे दुल्हन की फ्रेंड अनीता से उसकी आंखें चार हो जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि अनीता एक विधवा औरत है। शादी के 1 महीने के बाद ही उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये जानकर काशी को अनीता के लिए बहुत बुरा भी लगता है और वो उससे दोस्ती करके उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद काशी का बर्थडे आता है, तो वो अनीता से कहता है कि मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है, क्या तुम मुझे कंपनी दोगी? अनीता मान जाती है और फिर काशी के कहने पर वो लेक हाउस पे जाती है। दोनों साथ में केक कट करते हैं, मगर जैसे ही अनीता उसे केक खिलाने लग जाती है वो उदास हो जाता है और केक खाने से मना कर देता है। दरअसल उसे अपनी गर्लफ्रेंड दुर्गा की याद आ गई थी। वो अनीता को बताता है कि लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे मेरे साथ दुर्गा भी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मगर फिर उसने बर्थडे वाले दिन बाइक राइड पे चलने को कहा और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे काफी चोट लग गई, मगर दुर्गा की उस एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर अनीता को काशी के लिए बहुत ही बुरा लग जाता है और दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि दोनों के पार्टनर रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसीलिए फिर दोनों एक दूसरे का सहारा बनने को तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये सारी स्टोरी अनीता पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को बता रही है, क्योंकि पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया था। अब अनीता कह रही होती है कि प्लीज सर आप काशी को किसी भी तरह ढूंढ दीजिए। इसके बाद पुलिस वॉचमैन से पूछताछ करती है, क्योंकि वॉचमैन ने कहा था कि मैंने ही काशी को मारा। इसकी वजह से पूछने पे वो बताता है कि दुर्गा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। जैसे दुर्गा ने पढ़ाई कंप्लीट की, मैंने अपनी जान पहचान वालों से उसे जॉब दिलाने के लिए बात करी, पर काशी सर ने मुझे सहारा दिया और मेरी पोती को उसकी पहली जॉब अपने क्लिनिक में एज अ रिसेप्शनिस्ट की दी। मगर 1 महीने के बाद दोस्तों जब एक रात वॉचमैन अपने घर पर आता है तो हम देखते हैं कि वो खूब दरवाजा खटखटाता है, मगर दुर्गा दरवाजा खोलती ही नहीं। तो उसके दादाजी पीछे वाले दरवाजे की ओर जा रहे होते हैं। तभी वो खिड़की से देखते हैं कि दुर्गा अंदर पंखे से लटकने की तैयारी कर रही है, जिससे वो रोने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं नहीं बेटा ऐसा मत करो, अगर तुमने ये कदम उठाया फिर मैं भी मर जाऊंगा। तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ तो सही, मैं हूं ना वो सब ठीक करने के लिए। तब दुर्गा बात मान जाती है और रोते हुए उनको अपनी और काशी की नजदीकियों के बारे में बताती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद एक दिन दुर्गा क्लिनिक में
टूल में चढ़कर फोटो में हार चढ़ा रही होती है तो वो अचानक से टूल से गिर जाती है। तभी काशी उसके पैर की मोच सही करने के लिए उसको लिटाता है और मोच सही करने के बाद वो दुर्गा से सेंसुअली थोड़ा टच करने की कोशिश करता है। दुर्गा मना भी करती है मगर वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे मना मत करो, वैसे भी हम दोनों एक होने वाले हैं, हम दोनों प्यार करते हैं और जल्दी शादी भी तो कर लेंगे, फिर क्या ही फर्क पड़ता है, ये सब अभी करें या फिर शादी के बाद। ये कहकर काशी दुर्गा के साथ सब कुछ कर लेता है। और फिर एक दिन दुर्गा काशी का फोन खुला हुआ देखती है, उसमें कई सारे मैसेजेस आए जा रहे होते हैं तो वो चेक कर लेती है। एंड उस वक्त काशी वॉशरूम गया था। तब दोस्तों पता है क्या, दुर्गा देखती है कि काशी ना एक लड़की को उसकी एमएमएस वीडियो सेंड करके ब्लैकमेल कर रहा है और वो लड़की ये भी कही जा रही होती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यकीन था कि तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई और अब तुम हो कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तभी वहाँ पे काशी आ जाता है तो दुर्गा उसे पकड़ कर कहती है ये क्या है। एंड तब काशी दुर्गा को उसका ही वीडियो दिखाकर धमकाता है कि देखो इस वीडियो में मेरा फेस तो नहीं दिख रहा मगर तुम्हारा सब कुछ दिख रहा है, इसलिए जहाँ ज्यादा चू चपड़ की तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। दुर्गा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों कि काशी को मैं कितना अच्छा समझ रही थी और ये तो शैतान निकला। वो कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हो तो काशी कहता है कि तुम करोगी क्या, अपने वो वॉचमैन दादा से मेरी शिकायत करोगी, जाओ कर लो, वो क्या बिगाड़ने वाले हैं मेरे। तो दोस्तों ये सब बताते हुए दुर्गा रोने लगती है और उसके दादाजी को भी अपनी पोती के लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि तुमने तो प्यार किया था मगर उसने उस प्यार को एक जाल की तरह बनाया और उस जाल में तुम्हें फंसाया बेटी। उसने न सिर्फ तुम्हें बल्कि पता नहीं किन किन को अपना शिकार बनाया। वो इंसान ही बुरा है बेटी, पर इसका ये मतलब नहीं कि अपराधी ऐसी मौज की जिंदगी गुजारे और विक्टिम अपनी जान दे दे। बेटा तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। दुर्गा के दादाजी पुलिस को ये सारी बातें बताते हुए कहते हैं उसने मेरी पोती की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैं जानता था कि मैं तो गरीब हूँ, कोर्ट कचहरी में जा नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं। ऊपर से मैं अपनी पोती की बदनामी होते हुए नहीं देखना चाहता था मगर मुझे उसे इंसाफ भी तो दिलाना था, इसीलिए मैंने उसको जान से मार दिया। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चलती है तो बड़ी हैरानी होती है उनको, क्योंकि अभी तक सारे लोग काशी के बारे में सिर्फ तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे पर ये वॉचमैन ही है जो सिर्फ काशी को लेकर बुरा बोल रहा है। तो इंस्पेक्टर सर्वम पूछता है कि अगर तुमने काशी को मारा तो उसकी लाश कहाँ है। वॉचमैन कहता है कि मैंने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको सुअर को खिला दिया। नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्टर को यकीन ही नहीं होता कि एक बूढ़ा आदमी ये सब अकेले कर ही नहीं सकता। उसे डाउट होता है कि उसके साथ कोई ना कोई और तो मिला है पक्का। अब इंस्पेक्टर फिर से काशी का लैपटॉप चेक करने में लग जाता है पर उसमें तो उसे कई सारे फिल्म्स मिले हैं जो कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं, जैसे स्पिरिचुअल फिल्म, रोमांटिक, एक्शन, इसी तरह। मगर तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है तो वो चेक करने आता है। देखता है कि एक पुलिस वाला एक लड़के की पिटाई कर रहा है क्योंकि उस लड़के ने अपने टीचर को एक स्पिरिचुअल फिल्म सेंड कर दी थी और टीचर ने पुलिस में उस लड़के की शिकायत कर दी थी। अब सर्वम को समझ नहीं आता कि स्पिरिचुअल फिल्म सेंड करने पे भला कोई कंप्लेंट क्यों ही करेगा। तब कांस्टेबल सर्वम को बताता है कि सर स्पिरिचुअल फिल्म्स का मतलब ब्लू फिल्म ही होता है, आगे पीछे कोई नॉर्मल फिल्म होती है और बीच में गंदी फिल्म। ये जानते सर्वम का दिमाग थोड़ा खटकता है और वो काशी के लैपटॉप की सारी वीडियोस को ओपन करके वॉच करने लगता है। एंड अब उसको सच में फिल्म्स के बीच में गंदी फिल्म्स दिखाई देती हैं जिसमें काशी अपने पेशेंट्स को बहला फुसलाकर उनके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। मगर शायद हिडन कैमरा छत की सीलिंग पे था इसीलिए वीडियो टॉप व्यू से शूट हुआ था और किसी में भी काशी का फेस नहीं दिखता, सिर्फ विक्टिम्स का फेस और उनकी बॉडी के पार्ट्स ही दिखते हैं। इंस्पेक्टर सर्वम सारी बात जानकर अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि काशी ने अपने क्लिनिक में न सिर्फ सिंगल लड़कियों को बल्कि शादीशुदा, कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन सभी को बहला फुसलाकर उनके साथ गलत फायदा उठाया। इतना ही नहीं, उसने कुछ लड़कों के साथ भी वो सब किया, यानी कि काशी बाइसेक्सुअल था। ये जानने के बाद सर्वम को इस केस को और अच्छे से तहकीकात करने को कहा जाता है और इस बात का खास ध्यान देने को कहा जाता है कि किसी भी विक्टिम का चेहरा एक्सपोज न हो। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर सर्वम रीता के साथ मिलकर कई सारे विक्टिम्स के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताकर अपनी साइड की स्टोरी सुनाने को कहता है, मतलब सामने रखने को कहता है। इसमें एक हाउसवाइफ, एक योगा टीचर, एक एचआर और एक स्टूडेंट और एक डॉक्टर होती है। सभी काशी के साथ बिताए गए पलों को याद करके रो जाती हैं दोस्तों। फिर सभी यही बात बताती हैं कि काशी पहले तो अच्छा बनने का नाटक करता था, वो बहुत ही फ्रेंडली और केयरिंग दिखाता था खुद को। वो शुरुआत दोस्ती से करता था और फिर बाद में रिलेशनशिप तक इसको लेकर जाता था। उस दौरान वो शादी के झूठे झांसे में भी सभी को फंसाता था, मगर एक बार इंटीमेट हो जाने के बाद वो उनके एमएमएस दिखाकर पैसों के लिए ब्लैकमेल करता था। उसके मिसिंग हो जाने से तो हमारी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया, वरना वो तो हमें बहुत टॉर्चर करता था। कई बार तो उसने हमें किसी और के साथ भी इंटीमेट होने के लिए भेजा और हमें अपनी वीडियो वायरल होने से बचाने के लिए मजबूरी में उसके हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़ा। अब इसके बाद पुलिस में से कोई ये खबर मीडिया में लीक कर देता है कि काशी लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ
साथ इंटीमेट हुआ करता था और फिर उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल किया करता था। विक्टिम्स की आइडेंटिटी तो छुपी रहती थी, मगर काशी की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, जिसके बाद तो पब्लिक में गुस्सा ही गुस्सा हो जाता है और वो काशी के घर पर हल्ला बोल देते हैं। वो जमकर पथराव करते हैं, जिससे कि होता यह है काशी के डैड का सर फूट जाता है। वो किसी तरह पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और रोते गाते हुए कहते हैं कि हमने तो आपको अपना खोया हुआ बेटा वापस लाने को कहा था, मगर आपने तो उसको ही मुजरिम बना दिया। मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर एक बार फिर से उन लड़कियों से पूछताछ करता है जिन्होंने स्टार्टिंग में काशी की खूब तारीफ करी थी। तब अनीता बताती है, मैंने जहाँ तक आपको बताया वो सारी बातें सच थी। हम दोनों अपने एक कॉमन फ्रेंड की शादी में फंक्शन पे मिले थे, जहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। फिर दोस्ती से बढ़कर हम आगे चले गए। उसने मुझे अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया, जहाँ पे उसने अपनी गर्लफ्रेंड दुर्गा के रोड एक्सीडेंट में मरने की बात मुझे बताई, जिससे हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, चलो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। जिसके बाद फिर उसने फिजिकल होने के लिए मुझसे कहा और मैं भी उसकी बातों में आकर खुद को रोक नहीं पाई। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, आधी रात को काशी अनीता को कॉल करके कहता है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। दरअसल मेरी मॉम की हालत बहुत ही खराब है, उनकी हार्ट सर्जरी करवानी है और मेरे पास पैसे अभी नहीं है। अनीता कहती है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मगर मेरे पास शादी वाले कुछ गहने हैं सोने के, उन्हें गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तो पहले तो काशी झूठ मूठ का नाना करता है कि अरे रहने दो, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर मान जाता है। फिर क्या था दोस्तों, पैसे लेने के बाद काशी अनीता को फुल इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो तो उसे ब्लॉक भी कर चुका होता है हर जगह से, जिसकी वजह से वो हो जाती है परेशान और एक दिन वो उसे कन्फ्रंट करने के लिए क्लिनिक पहुंच जाती है। वहाँ वो पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ये है मेरी प्रॉब्लम। तो अनीता कहती है, एक बात बताओ, मैंने तो पहले तुम्हें अपने गहने गिरवी रखकर पैसे दे दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है और तुम हो कि अभी भी पैसों की बात कर रहे हो। वो हमारे प्यार का क्या हुआ? तो वो साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता, और सुनो, मेरे क्लिनिक में आकर तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वरना ये देखो अपनी MMS अभी के अभी वायरल कर दूंगा। और अब कहानी में अनीता बताती है, एक वो दिन था और एक आज का दिन। मैं काशी से दोबारा कभी नहीं मिली। काशी की सच्चाई मीडिया में आने से मिनिस्टर काफी गुस्सा हो जाता है और इंस्पेक्टर सर्वम को कॉल लगाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, काशी की केस की रिपोर्टिंग सीधा मुझे करना। सर्वम कहता है कि मैं तो कमिश्नर सर की गाइडलाइंस पे चल रहा हूँ। तो मिनिस्टर बड़े बौखला के कहता है, अपने कमिश्नर का नाम बताओ, अभी उसका तबादला करता हूँ। पर सर्वम उसकी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है। आगे उसे पता चलता है कि एक विक्टिम ने खुद की जान ले ली, ये केस मीडिया में हाईलाइट होने की वजह से। दरअसल उसको ये डर था कि कहीं उसकी काशी के साथ हुई भूल के बारे में उसके पति को ना पता चल जाए। जी हाँ दोस्तों, विक्टिम एक मैरिड वुमेन थी जिसे काशी ने अपने झांसे में फंसा लिया था, ये सब करके कि तुम्हारा पति तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम दुनिया जहाँ का प्यार डिजर्व करती हो, वगैरह वगैरह। अब जब पुलिस के द्वारा उसके पति को सारी सच्चाई पता चलती है तो उसका पति कहता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है, मैं इस केस में इन्वॉल्व होकर अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता। इसके बाद पुलिस वाले रियलाइज करते हैं कि जब से काशी का केस हाईलाइट हुआ है तब से मीना का कहीं पता नहीं चला, तो पुलिस उसे भी ढूंढ कर निकाल लेती है। जिसके बाद वो सारी सच्चाई बताती है कि हाँ, ये बात तो सच है कि शुरुआत में डॉक्टर काशी ने मेरी बड़ी मदद करी। फिर एक दिन उसने मुझे बहाने से अपने लेक हाउस पे बुलाया। अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश होने लग गई। तब उसने मुझे लाइफ एंजॉय करने की बड़ी बड़ी बातें बताई और बारिश में एंजॉय करने को कहा। फिर दोस्तों हम इन दोनों को बारिश में भीगते हुए देखते हैं, जिसके बाद काशी कहता है कि अब ड्रेस चेंज कर लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो वो उसे अपनी शर्ट पहनने को कहता है। मीना को इस अवतार में देखकर काशी उससे अट्रैक्ट हो जाता है, या कहे कि इसी चीज के लिए तो उसने उसे यहाँ बुलाया था। फिर वो मीना को बहला फुसलाकर उसका फायदा उठाता है, उसकी वीडियो चुपके से रिकॉर्ड भी कर लेता है। अब मीना के पास तो उसको देने के लिए फुटी कौड़ी भी नहीं होती, तो उसे दूसरे लोगों के साथ सोने पे वो मजबूर करता है। जिसके बाद प्रेजेंट में इंस्पेक्टर सर्वम पुलिस स्टेशन में मीना, प्रिया और अनीता तीनों को बिठाकर बड़ी ही सख्ती से पूछताछ करता है, क्योंकि इंस्पेक्टर को ये लग रहा है कि इन्हीं तीनों ने मिलकर काशी को मारा होगा, क्योंकि काशी ने सबसे बुरा इन्हीं लोगों के साथ किया। पर वॉचमैन तो बार बार कहता है कि जब मैं कबूल कर रहा हूँ कि मैंने किया है, फिर आप इन पर क्यों अत्याचार कर रहे हो। पर इंस्पेक्टर वॉचमैन की बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद मजबूरी में इनको सारी सच्चाई बतानी ही पड़ती है। चलिए दोस्तों, क्लाइमैक्स में स्वागत है। तो जब दुर्गा ने सारी बात अपने दादाजी को बताई थी, तो उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि मैं काशी को बर्बाद करके ही रहूंगा। इसीलिए दुर्गा ने जिन लोगों के वीडियोस काशी के फोन पर देखे थे, उन सबसे दादाजी मिल जाते हैं और काशी के खिलाफ खड़े होने को कहते हैं। तो वो अपनी मजबूरी बताती है कि हम तो औरत हैं, सब हम पे डाउट करेंगी कि एक यंग डॉक्टर के प्यार में हम पड़ गए
और जब उसने हमें भाव नहीं दिया तो हम उसके खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं, दुनिया यही कहेगी। तो इसके बाद हम सभी ने फिर काशी को सीधा परलोक भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रिया प्लान के मुताबिक एक दिन काशी को कॉल लगाकर कहती है कि तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने आ ही गई, मगर फिर भी तुम्हारे साथ मैंने इंटीमेट होकर जितना एंजॉय किया उतना मैंने कभी नहीं किया, इसलिए बड़ी बेशर्मी से कह रही हूँ क्या हम एक बार और वो सब कर सकते हैं। जिससे काशी को दोस्तों ये देखिए अपने ऊपर बड़ा प्राउड होता है और वो तुरंत ही हाँ कर देता है। फिर एक रात प्रिया जाती है काशी के साथ उसी लेक हाउस पे जहाँ के वॉचमैन दुर्गा के दादाजी हैं। उन्होंने इनके आने से पहले मीना और अनीता को लेक हाउस के अंदर छुपा दिया होता है। उन्होंने अभी तक घर में रखी ड्रिंक में नशे की दवाई भी मिला दी होती है, इसीलिए जब प्रिया काशी के साथ इंटीमेट होती है तो वो ड्रिंक नहीं करती, अकेला काशी ही ड्रिंक करता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में काशी को अजीब फील होता है। वो फ्रेश हवा लेने के लिए लेक के पास जाता है जहाँ पे खिड़की से वॉचमैन और लेडीज गैंग काशी की बेहोश होने का इंतजार कर रहे होते हैं। ओहो, मगर कहानी में आ जाता है एक ट्विस्ट। दोस्तों एक अनजान आदमी मास्क पहनकर वहां पर आता है और काशी के सर के पीछे से वार कर देता है, जिसके बाद काशी हो जाता है तुरंत बेहोश और फिर वो मास्क मैन उसे अपनी गाड़ी में डालकर वहां से लेकर जाता है। अब पुलिस स्टेशन में सर्वम पूछता है तो उस समय ये दुर्गा कहाँ छुपी बैठी थी, तो उसे पता चलता है कि दुर्गा सच में काशी से प्यार करती थी। उस रात तो उसके दादाजी ने उसे गलत कदम उठाने से रोक लिया था, मगर फिर उसने बाद में खुद की जान ले ही ली थी, क्योंकि उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो इतना शैतान है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद इंस्पेक्टर सर्वम जाता है अपनी टीम के साथ मिनिस्टर तिरुपति के घर में, जहां वो उन्हें अरेस्ट कर लेता है लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ सोने के लिए। दरअसल काशी के लैपटॉप से मिनिस्टर का भी वीडियो मिल गया था और औरतों ने भी ये गवाही दी थी कि जिन औरतों के पास काशी को देने के लिए पैसे नहीं होते उन्हें वो मिनिस्टर के बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर कर देता था। तो अब समझ आया दोस्तों कि एक मामूली से डॉक्टर के केस में ये मिनिस्टर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था। मिनिस्टर को अरेस्ट कर तो लिया जाता है, मगर ये सदमा मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से मेडिकल ग्राउंड पे उनको रिलीज करना पड़ता है। वहीं अंदाजा ये लगाया जाता है कि काशी सारे कांड करने के बाद विदेश भाग गया, मगर दोस्तों आखिर में हमें पता चलता है कि काशी को ठिकाने लगाने में तो इंस्पेक्टर सर्वम का ही हाथ था। दरअसल उसकी एक प्यारी और खूबसूरत सी बेटी थी जो कि उसके जिगर का टुकड़ा था, मगर काशी ने उसको भी अपने जाल में फंसाया, जिसकी वजह से उसने खुद की जान ले ली थी। उसी दिन से इंस्पेक्टर सर्वम मौके की तलाश में था कि मैं अपनी बेटी के गुनहगार को अपने हाथों से सजा देकर मारूंगा। इसीलिए उस रात जो मास्क मैन काशी को उठाकर लेकर गया वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सर्वम ही था। उन्होंने काशी को दूर सुनसान जगह पर ले जाकर जिंदा जला दिया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। देखा दोस्तों कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे उनसे अच्छा आदमी कोई है ही नहीं, मतलब उस डॉक्टर से सभी को ये लगा कि भगवान ने पक्का इसको मेरे लिए ही दुनिया में भेजा होगा, मगर जैसे उसकी नीड पूरी हो जाती है फिर वो अपना असली चेहरा दिखाता है। इसलिए सावधान रहना दोस्तों, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते कुछ और है होते कुछ और है। वेल आपके क्या थॉट्स हैं इस मूवी पर कमेंट करके बताइए। ध्यान रखिए अपना, आजकल दुनिया बहुत खतरनाक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।